अपन लोगों का नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व कंप्लीट हो गया था। आज अपने को बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ना है। ठीक है, छोटा टॉपिक है पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर क्या होता है? दुनिया में जहां पर भी क्या है, जीवन है। ठीक है, दुनिया में जहां पर भी जीवन है उसको अपन क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर कहते हैं। बायोस्फीयर शब्द अपना नहीं है, यूनेस्को एक संस्था है, आपने सुना होगा इसका नाम, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। यूएन की एक संस्था है यूनेस्को। इसने एक प्रोग्राम 1971 में शुरू किया था। एक प्रोग्राम इसने 1971 में शुरू किया था जिसका नाम था मैब। ठीक है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। इसका क्या उद्देश्य था कि दुनिया में जहां कहीं भी जीवन है वहां पर और मनुष्यों के बीच सामंजस्य स्थापित किया जाए। ये प्रोग्राम 1971 में यूनेस्को ने शुरू किया था। इसका उद्देश्य क्या था कि जहां पर भी जीवन है, दुनिया में जहां पर भी जीवन है, कहने का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म जहां पर भी है, चाहे वो मनुष्य हो, मनुष्य तो नहीं, जानवर, पेड़ पौधे, तो जानवर और पेड़ पौधे और मनुष्यों में क्या किया जाए? सामंजस्य क्या किया जाए? स्थापित किया जाए। और जहां पर भी जानवर हो, पेड़ पौधे, उनको क्या किया जाए? कंजर्व किया जाए। ये प्रोग्राम शुरू किया था 1971 में। ये सन याद रखना, 1971 में यूनेस्को ने मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। इसके तहत हर दुनिया में जितने भी देश हैं अपने देश में बायोस्फीयर रिजर्व क्या करेंगे? डिक्लेयर करेंगे। मतलब एक ऐसा क्षेत्र जो है वो चुनेंगे जहां पर जानवर बहुत ज्यादा हो या जैव विविधता बहुत ज्यादा हो, उसको क्या करेंगे? कंजर्व करेंगे या संरक्षित रखने का काम करेंगे। बायोस्फीयर रिजर्व एक बहुत व्यापक अवधारणा है। मतलब नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व जो भी होते हैं वो एक बायोस्फीयर रिजर्व में बहुत ज्यादा हो सकते हैं। बहुत सैकड़ों किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? एक तो जैव विविधता को संरक्षित करना, जैव विविधता को मतलब बायोडायवर्सिटी को क्या करना? कंजर्व करना। ठीक है, वहां पर साइंटिफिक या सांस्कृतिक और वैज्ञानिक अनुसंधान को क्या करना? प्रोत्साहित करना। कि यदि वहां पर कोई इंपॉर्टेंट स्पीसीज पाई जा रही है, कोई जानवर पाया जा रहा है, कोई पेड़ पौधे पाए जा रहे हैं, तो उसके बारे में रिसर्च करना, उनको कंजर्व करना। ये मेन मोटो होता है बायोस्फीयर रिजर्व का। ये तो मैंने बता दिया कि 1971 में यूनेस्को ने शुरू किया था मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, या ऐसा भी आ सकता है मैब प्रोग्राम। ठीक है, ये पता होना चाहिए। 1971 में मैप प्रोग्राम शुरू किया गया था यूनेस्को द्वारा, और इसके तहत प्रत्येक देश अपने देश में बायोस्फीयर रिजर्व क्या करेगा? डिक्लेयर करेगा। हमने भी हमारे देश में बायोस्फीयर रिजर्व क्या करे हैं? बनाए हैं। अब जब कोई देश अपने देश में बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर करेगा तो यूनेस्को क्या करेगा? उसको देखेगा कि ये सच में ये बायोडायवर्सिटी के लिए हॉटस्पॉट है कि नहीं, या कोई इंपॉर्टेंट स्थल है या नहीं। तो हर देश अपने देश में बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर करने के बाद यूनेस्को से उससे क्या लेगा? अप्रूवल लेगा। तो हमने भी हमारे देश में लगभग 18 बायोस्फीयर रिजर्व क्या करे हैं? बनाए हैं। हमने हमारे देश में लगभग 18 बायोस्फीयर रिजर्व क्या करे हैं? बनाए हैं। इनकी अपन लिस्ट पढ़ेंगे। इन 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से यूनेस्को ने 11 को अप्रूवल दिया हुआ है। मतलब यूनेस्को द्वारा अप्रूव्ड कितने हैं? 11। ठीक है, एमपी में भी, अपने एमपी में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? 3। एक है सतपुड़ा, अभी अपन लिस्ट पढ़ेंगे। एक है सतपुड़ा, एक है पन्ना और एक है अचानक मार। ये 3 बायोस्फीयर रिजर्व अपने देश में। अब देखो, सतपुड़ा ही बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर कितने नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आते हैं? रातापानी आ जाता है, या ये अपना सतपुड़ा खुद नेशनल पार्क आ जाता है, सतपुड़ा ये मढ़ई वाला आ जाता है। तो बहुत सारे, एक बायोस्फीयर रिजर्व क्या होती है? एक बहुत व्यापक क्या होती है? अवधारणा होती है, जिसके अंतर्गत कई नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ सकते हैं। ये तो मैंने बता दिया कि बायोस्फीयर शब्द जो है वो आया कहाँ से। अब आपको पता होना चाहिए कि बायोस्फीयर क्या होता है और वो दिखता कैसा है, या कैसी उसकी संरचना होती है। तो मैंने बताया कि बायोस्फीयर होता है वो एक बहुत विशाल क्षेत्र होता है। ठीक है, पूरा बायोस्फीयर को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 3 सर्कल यदि हम छोटे छोटे खींच लें, ये ठीक है। तो सबसे बीच वाला जो सर्कल होता है, सबसे बीच, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सबसे बीच वाला सर्कल। और इस सर्कल को बोलते हैं अपन कोर एरिया। कौन सा एरिया? कोर एरिया।
बायोडाइवर्सिटी के लिए या बायो जीवन या जानवरों के लिए, पेड़ पौधों के लिए सबसे महत्वपूर्ण एरिया कौन सा होता है? कोर एरिया। ठीक है, इसके बाहर का जो एरिया होता है उसको अपन बोलते हैं बफर एरिया या बफर जोन। ठीक है, बफर जोन। और इसके जो बाहर होता है उसको अपन बोलते हैं एरिया ऑफ कॉपरेशन, एरिया ऑफ कॉपरेशन या संक्रमण का क्षेत्र। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व 3 पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है कोर एरिया, एक होता है बफर एरिया और एक होता है एरिया ऑफ कॉपरेशन या जिसको अपन बोलते हैं संक्रमण क्षेत्र। इसको कोर एरिया ही बोलते हैं हिंदी में, इसको बफर ही बोलते हैं, इसको एरिया ऑफ कॉपरेशन या संक्रमण क्षेत्र बोलते हैं या ट्रांजिशन एरिया बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? कोर एरिया होता है किसी भी जानवर का, किसी भी स्पीसीज का सबसे महत्वपूर्ण स्थान, सबसे महत्वपूर्ण स्थान जहां पर वो रहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण स्थान जहां पर वो रहते हैं, जहां उनका आवास होता है, यहां पर वो विचरण करते हैं, ये कोर एरिया होता है। इस कोर एरिया में जाने में इस कोर एरिया में कोई क्या नहीं कर सकता, जा नहीं सकता, जा नहीं सकता और सारी चीजें यहां पर क्या होती हैं? प्रतिबंधित होती हैं। ठीक है, सारी चीजें यहां पर क्या होती हैं? प्रतिबंधित होती हैं। कोर एरिया में कोई जा नहीं सकता। इसके पहले मैंने एक चीज आपको बताई थी कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में अंतर बताया था। ठीक है, इन दोनों में बेसिकली एक अंतर क्या था कि नेशनल पार्क में थोड़े नियम कानून बहुत ज्यादा क्या होते हैं? सख्त होते हैं, है ना, नियम कानून बहुत ज्यादा सख्त होते हैं। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में उतने नियम कानून सख्त नहीं होते। कहने का मतलब यहाँ सीमित स्तर पर क्या आप लकड़ी इकट्ठी कर सकते हो, ग्रेजिंग यानी चराई कर सकते हो, टूरिज्म तो होता ही है, माइल्ड टूरिज्म, लेकिन हल्का फुल्का टूरिज्म यहाँ अलाउ होता है। यहाँ भी हल्का फुल्का टूरिज्म अलाउ रहता है। कि टूरिज्म इसलिए अलाउ कर देते हैं क्योंकि इससे रेवेन्यू जनरेट होता है जानवरों के लिए, और नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बायोस्फीयर रिजर्व के अपन कल्याण के लिए उनको खर्च कर सकते हैं। तो लकड़ी इकट्ठी कर सकते हैं, चराई कर सकते हैं। स्थानीय जनजातियाँ वहाँ से नॉन टिम्बर चीज़ें, नॉन टिम्बर मतलब जो चीज़ें लकड़ी के अलावा होती हैं, जैसे शहद हो गया या औषधि पौधे, वो अपन यहाँ से क्या कर सकते हैं? इकट्ठे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं कर सकते, सिर्फ टूरिज्म कर सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर सख्त होती हैं। अब इनमें देख के बताओ, ये मैंने बताया कि यहाँ पर कोई नहीं जा सकता, तो मतलब नेशनल पार्क कहाँ बनेगा? है ना, कोर एरिया में बनेगा नेशनल पार्क। तो कोर एरिया में सारे क्या हो जाते हैं? नेशनल पार्क बनते हैं। यहाँ पर कोई नहीं जा सकता। ठीक है, आप नेशनल पार्क कभी घूमने जाओगे तो उनके लिए एक सीमित रास्ता होता है, उसी रास्ते पे आप जा सकते हो, कहीं इधर उधर जा नहीं सकते यदि उन लोगों की गाड़ी होती है तो। फिर ये होता है बफर जोन। ठीक है ना, बफर जोन में क्या होता है? बफर जोन में पर्यटन तो होता ही है, इसके अलावा सीमित स्तर पर आप क्या कर सकते हो? चराई कर सकते हो, लकड़ियाँ इकट्ठी कर सकते हो, छोटा पर्यटन तो है ही, छोटी मोटी यदि जनजाति लोग हैं तो वहां पर यहाँ क्या कर लेते हैं? जनजाति लोग यहाँ पर रह लेते हैं। मतलब थोड़े से नियम कानून यहाँ पर क्या हो गए? ढीले हो गए। तो इसको अपन क्या बोल रहे हैं? बफर जोन। अब मैंने बताया नियम कानून थोड़े से ढीले हो गए, मतलब कि यदि मैं बोलूँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज तो कहाँ बनेंगी? बफर जोन में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहाँ बनेंगी? वो बफर जोन में। तो यहाँ पर हो जाएंगी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, और ऐसे ही एक होता है एरिया ऑफ कॉपरेशन, संक्रमण क्षेत्र। यहाँ पर क्या होती हैं? या तो जनजातीय लोगों की खुद की बस्ती होती हैं, है ना। इसमें अपन को यहाँ पर अपने को क्या देखने को मिलता है? हमेशा जानवर और इंसानों के बीच संघर्ष देखने को मिलता है। आपने देखा होगा कि न्यूज़ वगैरह में आता रहता है कि किसी गांव से कोई तेंदुआ भागा और कहाँ पर चला गया? गांव में चला गया। तो ये कहाँ पर चला जाता है? जनरली कोर एरिया से बफर में आते हैं और बफर से ये कहाँ चले जाते हैं? उनकी बस्ती में चले जाते हैं। तो यहाँ पर सारे जानवर मतलब ह्यूमन एनिमल यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है या तनाव देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अपन या तो रेल की पटरी बिछा सकते हैं, बस वगैरह चला सकते हैं। जनजातीय लोगों की बस्ती होती है, इसको अपन क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ कॉपरेशन या संक्रमण का क्षेत्र। बात समझ में आ गई? एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। ये अपन कुल मिला के बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ रहे हैं। बायोस्फीयर रिजर्व मैंने बताया एक बहुत व्यापक अवधारणा है। बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़ा एरिया होता है, नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से कई गुना ज़्यादा बड़ा एरिया होता है। ठीक है ना, इसी के अंदर कई नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होते हैं? शामिल होते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व अपनी टर्मिनोलॉजी नहीं है, ये कहाँ की? यूनेस्को ने 1971 में एक प्रोग्राम शुरू किया था जिसका नाम था मैब प्रोग्राम, है ना, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत बायोस्फीयर रिजर्व की अवधारणा आई थी। हमने भी हमारे देश में कितने बायोस्फीयर रिजर्व बनाए हैं? 18। हमने भी हमारे देश में 18 बायोस्फीयर रिजर्व बनाए हैं और इन 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से 11 को यूनेस्को ने क्या किया है? अप्रूव किया है। यूनेस्को ने इसमें सहमति दी है कि भाई ये बहुत
इंपॉर्टेंट है किसके लिए, जैव विविधता के लिए या बायोडायवर्सिटी के लिए। फिर मैंने बताया कि बायोस्फीयर रिजर्व दिखता कैसे या बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है, उसके संरचनात्मक ढांचे क्या होते हैं। तो मैंने बताया एक होता है उसमें कोर एरिया, एक होता है कोर एरिया, एक होता है बफर एरिया और एक होता है एरिया ऑफ कॉपरेशन, जिसको अपन बोलते हैं संक्रमण का क्षेत्र। ठीक है ना। कोर एरिया क्या होता है, नेचुरल हैबिटेट किसी जानवर का, जहां वो रिप्रोडक्शन करते हैं या फिर रहते हैं, नेचुरल हैबिटेट होता है ना। तो ये कोर एरिया, यहाँ पर सारी चीजें क्या होती हैं, प्रतिबंधित होती हैं, यहाँ कोई नहीं जा सकता। फिर मैंने बताया यहाँ कोई नहीं जा सकता मतलब नेशनल पार्क में भी कोई नहीं जा सकता, और नेशनल पार्क मतलब इसका मतलब कहाँ बनेंगे, कोर एरिया में बनेंगे, है ना। फिर मैंने बताया बफर जोन। ठीक है, बफर जोन मतलब कि यहाँ पर चीजें हाईली रेगुलेटेड होती हैं, प्रतिबंधित नहीं होती लेकिन क्या होती हैं, रेगुलेटेड होती हैं, कंट्रोल्ड होती हैं बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर आप चराई जानवरों को चरा सकते हो। ठीक है, लकड़ियाँ नॉन टिम्बर कलेक्ट कर सकते हो, लकड़ियाँ, शहद, औषधि पौधे ये सब कलेक्ट कर सकते हो। जनजातीय थोड़ी बहुत यहाँ रह लेती हैं। टूरिज्म तो होता ही है, इसमें थोड़ा ज्यादा टूरिज्म अलाउ होता है, यहाँ तक जा सकते हो, यहाँ तक बहुत ही कम। ठीक है, तो कुल मिलाकर प्रतिबंध बढ़ते जा रहे हैं, अपन बाहर से जैसे ही अंदर आ रहे हैं। और यहाँ पर इसको बोलते हैं संक्रमण का क्षेत्र या एरिया ऑफ कॉपरेशन। यहाँ पर क्या होता है, जनजातीय लोगों की बस्ती होती है, बस ट्रेन वगैरह जितनी भी इंडस्ट्री वगैरह है वो यहाँ पर क्या हो जाती हैं, लग जाती है। बात समझ में आ गई। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व दिखता कुछ ऐसा है। अब अपन ये देख लेते हैं कि टोटल बायोस्फीयर रिजर्व है कौन कौन से। ठीक है, ये वही मैंने बायोस्फीयर रिजर्व लिखा हुआ है, आना इसमें कुछ नहीं है। बस ये याद रखना है कि 1971 में जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम मैंने बताया था वो ये है। ठीक है ना, MAB, बस इसका याद रखना कि ये प्रोग्राम होता है बस एक। बाकी अपन इसमें से लिस्ट पढ़ना है अपने को बायोस्फीयर। अच्छा, बायोस्फीयर रिजर्व इतने बड़े होते हैं कि कई बार एक से अधिक राज्यों में क्या होते हैं, फैले होते हैं। जैसे कि यदि मैं बात करूं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, अपने भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। अब आप में से कौन महान विभूति मुझे ये बताएगा कि नीलगिरी क्यों फेमस है, नीलगिरी क्या है क्या, मतलब नीलगिरी है क्या बेसिकली, वो तो नीलगिरी नाम पड़ा नीलगिरी, हाँ पर्वत श्रृंखला है। कैसी मतलब क्या है नीलगिरी, कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर साइड पड़ती है, क्यों कहाँ पड़ती है, दक्षिण में पड़ती है, साउथ साइड पड़ती है, क्यों क्या है मतलब ये नीलगिरी बेसिकली, वो फूल है जो 12 साल देख सकते हैं एक बार। अरे वो तो ये तो रोचक तथ्य हो गए जो ट्रेन में नहीं मिलते। हाँ बिल्कुल, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का ये क्या है, जॉइंट है, नॉट है, गठान है, कुल मिला के उसको अपन बोलते हैं नीलगिरी। अब ये और बता दो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दोदा बेटा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है ना। तो नीलगिरी एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 3 राज्यों में फैला हुआ है, एक है केरल में, एक तमिलनाडु में और एक कर्नाटक में। तो ये नॉर्थ पे है, तो ये 3 राज्यों को कवर करता है। और इस नीलगिरी इस बायोस्फीयर रिजर्व में बहुत सारे टाइगर रिजर्व भी आ जाते हैं, नेशनल पार्क भी आ जाते हैं, है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आ जाते हैं। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व जो अपन ने पहले लिस्ट पढ़ी थी वो आपको जब यहाँ पर दिखेंगे साउथ साइड, मुखुर्ती नेशनल पार्क अपन ने पढ़ा था, है ना, और बहुत सारे ऐसे नेशनल पार्क पढ़े थे, वो यदि यहाँ पर पढ़ रहे हैं मतलब कुल मिला के वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के क्या है, पार्ट है। जो अपन ने प्रीवियस लिस्ट में नहीं पढ़ा, टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क की लिस्ट पढ़ी थी, वो इसके क्या है, पार्ट है। मैं चाहता तो यहाँ पर नीलगिरी में वो लिस्ट फिर से शामिल कर लेता, लेकिन डबल मेहनत करने से कोई मतलब नहीं। ठीक है, ये 1971 वाला प्रोग्राम लिख लो, बस पूरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये लिख लेना 1971 में मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम आया था। ये वही है कि 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं अपने और 11 यूनेस्को द्वारा अनुमोदित हैं या अप्रूव्ड हैं। कोर जोन मैंने बता दिया। कोर जोन क्या होता है, आमतौर पर बायोस्फीयर रिजर्व का अंतरतम क्षेत्र मतलब अंदर का क्षेत्र होता है, कानूनी रूप से संरक्षित होता है, मानवीय गतिविधियां पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होती हैं। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व के इस मुख्य क्षेत्र में कौन से क्या आते हैं, राष्ट्रीय उद्यान आते हैं। और ये नीचे तो ऐसे ही है। मध्यवर्ती क्षेत्र या जिसको अपन बोल रहे हैं बफर जोन, अनुसंधान और शिक्षा गतिविधियों को मनुष्यों के लिए अनुमति दी गई है क्योंकि इससे पर्यावरण को क्या होता है, लाभ होता है। बहुत सीमित स्तर पर इधर पर्यटन होता है, मछली पकड़ सकते हैं, हल्की चराई वगैरह की अनुमति होती है, लेकिन अत्यधिक विनियमित मतलब हाईली रेगुलेटेड होती है। इस क्षेत्र से लघु वनोपज प्राप्त किया जा सकता है। लघु वनोपज मतलब वही औषधि पौधे, शहद वगैरह दुनिया भर की चीजें। ठीक है ना। और इस बायोस्फीयर रिजर्व में क्या आते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य आते हैं, है ना। और लास्ट होता है
संक्रमण क्षेत्र या सहयोग का क्षेत्र है जिसको अपन बोलते हैं एरिया ऑफ कॉपरेशन। यहाँ पर फसल, मनोरंजन, वानिकी, बस्तियां वगैरह ये सब क्या कर सकते हैं अपन देख सकते हैं। अब बस तुम लोग ये करना है कि ऐसा नहीं है कि ये फीचर्स पूछ लेंगे कि कोर एरिया के क्या फीचर्स हैं या बफर एरिया के, बस अपने दिमाग में एक वो मैप जो मैंने सर्कल वाला बनाया था वो मैप ध्यान रखना है ना, 3 लेयर उसकी बना लेना। नहीं बनाई हो तो अभी बना लो। बना ली क्या? तो वो तो इसको बना लो। ठीक है, हो गया। अब ये बायोस्फीयर रिजर्व की लिस्ट है टोटल 18। मैंने 18 लिस्ट बना दी है, उसके बाद फिर से 11 लिस्ट बना दी है, मतलब वही 18 में से 11 जो यूनेस्को द्वारा अप्रूव्ड है वो अपन ने लिस्ट बना दी है। अब देखो इसमें पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसका नाम याद रखना है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ये सबसे पहला अपने इंडिया का बायोस्फीयर रिजर्व यदि पूछ लिया जाए, सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया का कौन सा है तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। इसका सन याद रखना है 1986। एरिया इसका बिल्कुल याद नहीं रखना, जैसे कितना बड़ा एरिया देखो 5520 वर्ग किलोमीटर का एरिया है ना। तो नीलगिरी ऐसा पूछ लिया जाए कि भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। सन क्या है तो 1986। और ये सब देखो इसमें एरिया आते हैं। अपन ने वायनाड, नागरहोल नेशनल पार्क, बांदीपुर टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क पड़ा हुआ है, मुदुमलाई, नीलमपुर, साइलेंट वैली, ये सब हिस्सा है जो देखो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में ये क्या करता है पड़ता है, तो बड़ा हिस्सा है। आपको बस ये याद रखना है कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व किस एरिया में पड़ता है ना। हो सकता है कुछ, अब इसमें मैंने बताया 2-3 राज्यों में पड़ता है, तो हो सकता है कि आपसे ये राज्यों के वो ना पूछें, लेकिन एक राज्य यदि 3 ऑप्शन में सेम जगह के दे दिए तो एक राज्य हो सकता है नीलगिरी में एक अलग से ही कोई सा राज्य दे दे, जैसे कि उड़ीसा दे दिया, तो अपन समझ जाएं कि भाई सर ने बताया था कि भाई साउथ में है तो वो उड़ीसा तो थोड़ा नॉर्थ में हो जाता है ना। तो नीलगिरी याद रखना 1986। सेकेंड नंबर पे है नंदा देवी। नंदा देवी की सन याद नहीं रखना, पहला ही सन याद रखो, बस सन पहला ही याद रखना है नीलगिरी वाला, बाकी सबकी सिर्फ लोकेशन दिमाग में भर लेना कि भाई लोकेशन कहाँ पर है। हाँ, एमपी का यदि कोई पेपर दोगे तो एमपी में जितने बायोस्फीयर रिजर्व है वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 1986, एरिया क्या है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। दूसरा है नंदा देवी। नंदा देवी कहाँ पर है उत्तराखंड में। सन तो ठीक है। नोकरेक कहाँ पर है मेघालय में, ठीक है। नोकरेक कहाँ पर है मेघालय। मेघालय गारो हिल्स का हिस्सा, गारो खासी जयंती अपन ने पहाड़ियाँ पड़ी थी है ना, याद आ रहा है धुंधला धुंधला, ठीक है। ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार, ठीक है। बस यही लिख लो, नीलगिरी इसका सन और ये एरिया, नंदा देवी और इसका एरिया, नोकरेक सिर्फ ये कि कहाँ पर है, राज्य लिख लो बस।
लिख लिया? पांचवा है मन्नार की खाड़ी। छठा है मानस। मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच में, ठीक है। मानस कहाँ पर है? असम में। सुंदरबन 2-3 बार पढ़ चुके हैं, पश्चिम बंगाल में है। और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। सिमिलीपाल कहाँ पर है? उड़ीसा, ठीक है। देखिए भारत है, ये श्रीलंका है, यहाँ पर क्या है? इसको अपन बोलते हैं, इस वाले एरिया को, इस वाले एरिया को अपन बोलते हैं मन्नार की खाड़ी। क्या बोलते हैं? मन्नार की खाड़ी या गल्फ ऑफ मन्नार। बात समझ में आ गई? भारत और श्रीलंका के बीच में ये जो हिस्सा है, दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? भारत और श्रीलंका के बीच ये वाला जो हिस्सा है उसको अपन बोलते हैं मन्नार की खाड़ी। वैसे भी यदि पूछ लिया जाए, और ऊपर वाला जो हिस्सा है ये वाला, इसको अपन बोलते हैं पाक की खाड़ी। पाक, खोपरा पाक होती है ना, वो वाली पाक, पाकिस्तान वाली नहीं। हो गया? नेक्स्ट है डिब्रू सैखोवा। ये भी कहाँ पर है? असम में। दिहांग और दिबांग, दिहांग और दिबांग नाम की 2 नदियाँ हैं। ये अपन रिवर सिस्टम पढ़ेंगे नॉर्थ इंडिया का, तो अपन पढ़ेंगे दिहांग और दिबांग, ठीक है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ दिहांग दिबांग। ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश। पचमढ़ी, ये तो खैर पता ही है अपने को, कंचनजंगा सिक्किम में। कंचनजंगा क्यों फेमस है? हिमालय की सबसे बड़ी पहाड़। क्या? बिग 5। अच्छा, कांजीरंगा कौन सा है फिर? कंचनजंगा क्यों फेमस है? वो हिमालय की सबसे बड़ी पहाड़ है। भारत में हिमालय की सबसे बड़ी चोटी। मैंने कुछ होमवर्क टाइप का दिया था, ऐसा याद आ रहा मेरे को भी, धुंधला धुंधला। पचमढ़ी का सन याद रखना, एमपी के यदि एग्जाम दोगे तो। पचमढ़ी मतलब सतपुड़ा कुल मिला के। ठीक है, हो गया।
नेक्स्ट है अगस्त्यमलाई, कहाँ पर है? केरल में। अगला अचानक मार, अमरकंटकी लिखा है, अमरकंटक है ये, ठीक है। और कच्छ, गुजरात। और लास्ट है कोल्ड डेजर्ट भी बोलते हैं, ठीक है, ठंडा रेगिस्तान, शेषाचलम, इसका नाम शेषाचलम है। पुष्पा मूवी देखी थी किसी ने? तो पुष्पा मूवी में ये जंगलों का नाम आ रहा था, देखा हो सबसे शुरू में जब मूवी शुरू होती है, तो वो जो लकड़ियाँ होती है वो शेषाचलम जंगलों की लकड़ियाँ होती हैं, उसमें बताते भी हैं मूवी में, लेकिन ये तो खैर ध्यान नहीं दिया होगा। आंध्र प्रदेश में मिलती है। पन्ना का सन भी याद रखना है 2011। लिख लिया? एमपी में सबसे नया कौन सा है? पन्ना है ना। इसके पहले जो अपन ने पचमढ़ी पढ़ा था 1999, अचानक मार 2005। अचानक मार जो है पचमढ़ी में भी और अनूपपुर का कुछ हिस्सा लगता है, मतलब एमपी में भी है। और पन्ना 2011, ठीक है। अब ये मैंने बता दिया 18 जो अपन ने बनाए हैं। बात समझ में आ गई? हर व्यक्ति, हर देश जो है अपने अपने देश में भी बायोस्फीयर रिजर्व को कंजर्व करने का काम करता है, तो हमने तो 18 को क्या कर दिया है? कंजर्व कर दिया है। लेकिन यूनेस्को ने अप्रूवल किसको दी है? तो यूनेस्को ने अप्रूवल दी है 11 को। ये 11 की लिस्ट है। अब ऐसा नहीं अलग से लिखना है, जो अपन ने लिस्ट बनाई है उसी में टिक लगा लो, और ये याद रखना कि इनको यूनेस्को ने क्या किया है? अप्रूव किया है। बात समझ में आ गई? सुंदरबन, सिमलीपाल, पचमढ़ी, जितने इसमें आ रहे हैं 11, ये 11 को टिक लगा लेना कि ये यूनेस्को द्वारा क्या है? अप्रूव्ड है। क्या हुआ? एक छोड़ दिए क्या? छोड़ दिए उसमें है, मैंने देखा था ये है ना। लिख लिया?
नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, ग्रेट निकोबार, अचानकमार, अगस्त्यमाला और कंचनजंगा। ये टोटल 11 हो गए। गिन लेना भैया, निशान भी गिन लेना और पूरा 18 ही गिन लेना, ठीक है। तो एमपी के किसको यूनेस्को ने अप्रूव नहीं किया है? पन्ना को, है ना। ये क्या है, यूनेस्को द्वारा अप्रूव्ड नहीं है। अचानकमार, अमरकंटक है और पचमढ़ी है, ठीक है। तो एमपी का यदि पूछ लिया जाए कौन सा अप्रूव्ड नहीं है यूनेस्को द्वारा, तो पन्ना अप्रूव्ड नहीं है। सबसे लेटेस्ट में वही था 2011 में, ठीक है। कोई डाउट है इसमें किसी को? पूछ लो, कोई डाउट हो तो। लिखा नहीं हो कुछ? नहीं, सन याद नहीं करना है। सन याद रखना है सिर्फ नीलगिरी का, कि पहला बायोस्फीयर रिजर्व था वो, सिर्फ नीलगिरी का सन याद रखना है। और यदि एमपी के एग्जाम दोगे तो एमपी के सन याद रखना है, बस। सन किसी का याद नहीं रखना है। याद रखने वाली जो चीज़ है वो है लोकेशन, एरिया, ठीक है। एक बार इसमें मैप में देख लो, ये है नंदा देवी, कंचनजंगा ये कहाँ पर है? सिक्किम में। नौकरेक कहाँ पर है? मेघालय में। सुंदरबन तो अपने को पता ही है, सुंदरबन डेल्टा। सिमलीपाल कहाँ पर है? उड़ीसा में। अचानकमार, अमरकंटक ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में पड़ता है ना, ये बाउंड्री पर ही है। पचमढ़ी, अगस्त्यमाला और ये नीलगिरी, ठीक है।